हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। सो आज की हमारी जो क्लास है सर्वाधार इनिशिएटिव, आज है हमारा डे 56, राइट। डे 56 है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास है। सो इसमें हम लोग जो भी, जैसा कि मैं आपको अपनी हर क्लास में बताती हूँ, जो भी हमारे पिछले एक वीक में, पिछले एक हफ्ते में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी इश्यूज करंट में न्यूज में रहे हैं उनको मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगी। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता है कि जब बात प्रीलिम्स की आती है तो प्रीलिम्स में करंट अफेयर का जो वेटेज है वो डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। और अगर आप लोगों ने, अच्छा, मुझे ये बात जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या आप लोगों ने पीवाईक्यूज को डिस्कस किया है, प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज डिस्कस किए, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। क्योंकि अगर आपने पीवाईक्यूज डिस्कस किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए तो देखो कर लेना, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना सिंसियर सीरियस होना चाहिए कि जो बेसिक चीज़ हमारे लिए है, जैसे कि सिलेबस देखना, हमें थॉरोली सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या क्या पूछा जाता है, ताकि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप जब कहीं बाहर ट्रेवल कर रहे हो और मान लो कोई चीज़ आपको ऐसी दिख रही है जो आपको पता है आपके एग्जाम से रिलेटेड है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यूपीएससी एस्पिरेंट की एक क्वालिटी होती है, वो क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। हमारा जो ऑब्जर्वेशन होता है ना वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए और धीरे धीरे वो बढ़ जाता है। तो जो भी स्टूडेंट इस तैयारी में है, जिनको थोड़ा टाइम हो चुका है, उनको पता होगा कि इसका मीन क्या है, इसका मतलब क्या होता है और कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। सो आपने एक चीज देखी होगी, लगभग 2016-17 से, लगभग 2016-17 से यूपीएससी के आईएएस के एग्जाम में जो प्री होता है हमारा, उसमें विशेष तौर पर जो करंट अफेयर का वेटेज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है ना। करंट अफेयर का जो वेटेज है वो कंटिन्यूस हर साल बढ़ता जा रहा है। ठीक है। सो हमें करना क्या है, ये जो हमारा इनिशिएटिव है जो सिविल स्टेप इंस्टीट्यूट के द्वारा आपके लिए चलाया गया है, प्रीलिम्स फोकस्ड इनिशिएटिव है सर्वाधार, जिसमें आपको हर दिन सब्जेक्ट बेसिस पर यहाँ पर आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं एंड करंट अफेयर डिस्कस किए जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक चीज़ करनी है, मैंने आपको पहले भी अपनी क्लास में बताया, आपको एक चीज़ करनी है कि जब भी आप ये क्लास कर रहे हो, पेपर पेन लेकर के बैठो। जो भी टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं आप उनकी एक लिस्ट बनाइए, पीडीएफ आपको मिल जाता है, तो डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस की नोट्स आप कुछ कुछ लिख लो उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है। सो उससे होगा क्या कि जैसे ही प्रीलिम्स प्रीलिम्स के लगभग 1.5 महीने पहले आप देखोगे कि आपके पास ना बहुत सारे टॉपिक्स हो जाएंगे। और ये जो करंट अफेयर हम डिस्कस करते हैं, इफ़ यू रियलाइज कि आप जब दूसरे सब्जेक्ट की क्लास भी कर रहे होते हो, कोई भी करंट अफेयर ऐसा नहीं होता है जो आपके स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड ना हो। ठीक है। अब अगर आप उठा करके देखोगे तो कुछ ही सवाल हमारे प्रीलिम्स में ना ऐसे पूछे जाते हैं जो टिपिकल स्टैटिक पोर्शन के सवाल हैं। नहीं तो स्टैटिक पोर्शन को करंट अफेयर से जोड़ करके हमेशा पूछा जाता है। ठीक है। तो हमें अपनी अप्रोच को उसी तरफ लेना है, क्योंकि यूपीएससी जो एक जर्नी है ना पूरी, ये बहुत सारे आपसे पैसे ले लेती है, बहुत सारा आपका टाइम ले लेती है, और एक अलग तरीके की चीज़ें इसमें हो जाती हैं। तो हमको उस जोन में नहीं जाना है। हम अगर अपना टाइम दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो हमें रिटर्न भी चाहिए यहाँ से। हम मेक श्योर करेंगे कि हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो, और वो तभी होगा जब हम अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ठीक है। देख लेते हैं आगे। और इसी के बाद मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जो हम यहाँ पर करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करते हैं, जो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, उनको बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेस से हमने यहाँ पर लिया है। जैसे कि द हिंदू है, जो भी सीरियस स्टूडेंट है ना, सिंसियर स्टूडेंट है, यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, उनको ये पता होगा। और एक चीज़ और, न्यूज़पेपर डेली आपको फॉलो करना है। एक चीज़ आपको यहाँ पर पता होगी कि जब बात द हिंदू की आती है और जब बात पीआईबी की आती है, ये दो न्यूज़ ऐसे हैं, न्यूज़ पेपर ऐसे हैं कि ये ना यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए एक डोज की तरह काम करते हैं। जैसे आप डेली मील लेते हो, राइट, आप डेली खाना खाते हो, उसी तरीके से यूपीएससी एस्पिरेंट का हमारा काम नहीं चलता है बिना द हिंदू के और पीआईबी को पढ़े। ठीक है। वो जरूरी होता है क्योंकि बहुत ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है और हमारे एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो ये आपको फॉलो करना है। और इसी तरीके से हम यहाँ पर जैसे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, लाइव मिंट हो गया, पीआईबी हो गया, डाउन टू अर्थ हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया एंड पीआरएस हो गया, यहाँ से आपके जो न्यूज़ होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। आगे अपनी क्लास हम लोग शुरू कर लेते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले जो हमारा मुद्दा है, जो हमारा इश्यू है यहाँ पर, वो है विटिलगो के बारे में। विटिलगो क्या है?
साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हमारी क्लास चल रही है, साइंस टेक का हमारा ये न्यूज़ है। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चूंकि एक बीमारी के बारे में बात हो रही है, एक डिसीज़ के बारे में बात हो रही है, इसके क्योर के बारे में बात करेंगे, इसकी मेडिसिन्स के बारे में बात करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप इसको जब स्पेसिफिकली देखते हो तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जैसे कि बायोटेक है। बायोटेक में हमारा ये न्यूज़ आ जाता है यहाँ पर, राइट। ये आपका आ जाएगा बायोटेक में। विटिल्गो है क्या? अब आपको यहाँ पर ये देखने से ऐसे लग रहा होगा कि ये जो बीमारी है ये आपकी स्किन से रिलेटेड बीमारी है, क्योंकि स्किन पर यहाँ पर प्रॉब्लम हमें दिख रही है, ठीक है। सो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि कोई पहली बार ये बीमारी भारत में आई है या ऐसा पता चला है। ये तो काफ़ी लंबे समय से बहुत सारे लोगों को देखने को मिलती है, बट अभी चर्चा में क्यों है? और उसी के पहले आप देखेंगे कि ये जो न्यूज़ है डाउन टू अर्थ की न्यूज़ है, ठीक है। सो हुआ क्या है, अभी कन्नड़ फिल्म आई है, कन्नड़ भाषा में एक फिल्म आई है, एक मूवी आई है जिसका नाम है बिली चुक्की हाली हक्की। बिली चुक्की हाली हक्की, राइट। बिली चुक्की एंड हाली हक्की, ये मूवी है। ये मूवी आई है, ये किस भाषा में आई है? ये आई है कन्नड़ में। कन्नड़ में मूवी आई है बिली चुक्की हाली हक्की। अब इस मूवी ने क्या क्या है कि ये जो बीमारी है विटिलिगो, इसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया है, इसके बारे में कुछ बताया है। क्या बताया है? कुछ स्टिग्मास हैं इस बीमारी को लेकर के, कुछ मिथ्स हैं, सो उनको यहाँ पर क्लियर किया है। यानी कि विटिलिगो सोशल एंड इमोशनल कॉस्ट रिमेन्स अ सिग्निफिकेंस चैलेंज। देखो, जब स्किन पर कोई प्रॉब्लम होती है तो जिस व्यक्ति को ये है उसको पता होता है कि वो क्या फेस कर रहा होता है। क्योंकि अगर आप देखोगे, ऑनेस्टली अगर आपने ऑब्जर्व किया है, आप देखोगे तो आपने एक चीज़ देखी होगी, आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्टिग्मा हैं, बहुत सारे ऐसे स्टीरियोटाइप्स कॉन्सेप्ट बने हुए हैं कि जैसे कलर को लेकर के बात होती है ना, उसी तरीके से अगर स्किन से रिलेटेड कोई परेशानी है तो कई बार लोग बात करना नहीं पसंद करते हैं, लोग साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं जानकारी के अभाव में। उनको ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे से इन्फेक्शन होता है तो शायद हमें भी हो जाएगा, राइट। सो आगे देख लेते हैं इसके बारे में। इन्हीं स्टीरियोटाइप्स और जो नेग्लिजेंस इनको मिलता है ना, उसी चीज को ब्रेक करने के लिए ये जो मूवी है बिली चुक्की हाली हक्की, इसने इस बीमारी की तरफ, विटिल्गो की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। आगे देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। जैसा कि हमने देखा, न्यू कन्नड़ मूवी आई है एंड अटेम्प्टिंग टू टेक अ वेल ऑफ स्टिग्मा फ्रॉम अ विटिल्गो डिसीज। जो विटिल्गो बीमारी है इसकी तरफ से जो स्टिग्मा इसमें होता है उसको खत्म करने की ये बात करती है। एंड दैट इज यूजली द सब्जेक्ट ऑफ स्टीरियोटाइप्स एंड इग्नोरेंस इन इंडिया, जो कि भारत में एक बड़ा टैबू माना जाता है। अगर इस स्किन से रिलेटेड आप लोगों, कितने लोग इस चीज से सहमत हैं, देखा है कभी ना कभी या कभी फेस किया है कि कलर से मतलब इतना स्टिग्मा होता है कई बार, तो यहाँ पर रंग के आधार पर भी लोगों को ना थोड़ा सा फेस करना पड़ जाता है। और सोचो, उन लोगों को एक बार पूछ के देखो या फिर उनके बारे में सोच के देखो कि जिनको किसी के रंग रूप या उनकी स्किन के आधार पर अगर जज किया जाता है तो उनके अंदर मतलब उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कहाँ चला जाता होगा, ठीक है। किस तरीके की चीज़ें वो फील करते होंगे, वो मानसिक लेवल पर क्या फील करते होंगे, तो कितना इमोशनल ब्रेकडाउन उनको होता होगा। यही जो स्टीरियोटाइप और इग्नोरेंस भारत में होता है, जो एक सब्जेक्ट है, इसी के ऊपर ये मूवी आई है जो इसके ऊपर ध्यान आकर्षित करती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो बीमारी है विटिल्गो, ये है क्या। सबसे पहली बात तो ये क्रोनिक स्किन डिसऑर्डर है। यानी कि ये जो विटिल्गो है ये क्रोनिक स्किन डिसऑर्डर है दैट occurs and melanocytes that occurs when melanocytes, the cell of responsible for producing melanin, are destroyed। यानी कि ये क्रोनिक स्किन डिसऑर्डर है विटिल्गो। और ये होता कब है? ये तब होता है जब मेलिनोसाइट्स, मेलिनोसाइट्स क्या होते हैं? मेलिनोसाइट्स एक प्रकार के शेल होते हैं, कोशिका होते हैं। कौन से कोशिका होते हैं? ये वो कोशिका होते हैं मेलिनोसाइट्स जो कि मेलानिन को प्रोड्यूस करते हैं। और जब मेलिनोसाइट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो ये बीमारी होती है, ये डिसऑर्डर होता है जिसका नाम है विटिल्गो। क्लियर है ये चीज? क्योंकि आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि कहीं वाइट वाइट होना शुरू हो गया है ना। तो जो हमारा
मेलानोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं, जब ये मेलानिन प्रोड्यूस करना बंद कर देती हैं या जब ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो जो स्किन का कलर है वो एक जैसा नहीं रहता है, इवन नहीं रहता है, राइट। And this condition arise due to the malfunctions or destruction of melanocytes and the cell responsible for producing melanin, the pigment that give skin its color. Melanin क्या होता है? Melanin वो पिगमेंट होता है जो हमारे स्किन को कलर देता है, मेलानिन की वजह से होता है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार जो लोग बहुत, जिनका कलर बहुत फेयर होता है, वो उनको बीमारियां जल्दी लग जाती हैं, है ना? क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में, उनकी स्किन में ये जो शेल होता है मेलनोसाइट्स, ये कम होता है, राइट। सो मेलानिन कम प्रोड्यूस होता है और ये हमें प्रोटेक्ट करता है, और ये ज़्यादा कई बार क्या होता है, धूप की वजह से हमें मिलता है, बहुत सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। एंड दोज अफेक्टेड या दोज अफेक्टेड डेवलपमेंट patches that may occur anywhere on the body including the skin, hair and even the lining of the mouth। यानी कि ये जो भी व्यक्ति इससे प्रभावित होते हैं उनमें क्या, ये जो पिगमेंट है ये डेवलप होना, डीप पिगमेंटेड पैचेज आना शुरू हो जाते हैं। यानी पिगमेंटेड जैसे स्किन है, अब डीप पिगमेंटेड का मतलब क्या है, बीच बीच में वाइट वाइट पैच आना शुरू हो जाएंगे, और ये शरीर पर कहीं भी हो सकते हैं, आपको बालों में आ सकते हैं, आपके मुंह, आंख, नाक के आसपास आ सकते हैं, राइट। सो अब बताओ इसमें उस पेशेंट के, उस बेचारे व्यक्ति की क्या कमी है? आपकी बॉडी एक अलग प्रकार से फंक्शन करना शुरू कर देती है, किसी भी प्रकार से आपके शरीर की कोई कोशिका नष्ट हो जाती है या डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है जिसका असर आपकी स्किन पर दिखता है, तो इसमें उस विशेष व्यक्ति का तो कोई रोल नहीं होता है। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं, हमारा काम क्या बनता है उस समय पर? अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमारे आसपास है तो हमारा काम ये है कि हम उनको, अगर आप किसी को अच्छा फील नहीं करा सकते हो तो आप किसी को गलत फील मत कराओ। आप अगर किसी का कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं कर सकते हो तो आप किसी के कॉन्फिडेंस को डाउन भी मत करो, किसी, आप साइड हो जाओ। अगर आपको बात नहीं करनी है तो आप साइड हो जाइए, बट आप किसी को ये फील मत कराइए कि कोई आपसे इंफीरियर है, राइट। किसी भी तरीके से, स्पेशली जब बीमारी की बात आती है तो बीमारी में किसी का कोई हाथ नहीं होता है, राइट। आगे देख लेते हैं हम यहाँ पर इसको। एंड इट कैन डेवलप्ड एट एनी एज, किसी भी उम्र में ये विकसित हो सकता है, ऐसा नहीं कि बड़े में ही होता है, ये छोटे उम्र में भी हो सकता है। एंड दो इट इज मोस्ट कॉमन बिफोर द एज ऑफ 30, और ज़्यादा कॉमन ये कब होता है? 30 वर्ष की उम्र से पहले ये ज्यादा कॉमन होता है, राइट। सो द डिसीज अफेक्टेड बिटवीन 0.5% एंड 2% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। यानी कि जितनी ग्लोबल पॉपुलेशन है, जो वैश्विक जनसंख्या है, उसका लगभग 0.5% एंड 2% लोग इससे प्रभावित हैं, ठीक है। इतने लोग प्रभावित हैं ग्लोबली, यानी कि पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन का, जितनी भी पॉपुलेशन है उसका, वर्ल्ड पॉपुलेशन का। आगे देख लेते हैं यहाँ पर। अब हम बात ये करेंगे, अभी हमने देखा था कि जो कोशिका, जैसे कि हमने पढ़ा मेलानोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? मेलानिन प्रोड्यूस करती हैं। तो मेलानिन होता क्या है? हमने ये तो देख लिया कि जो मेलानिन पिगमेंट होता है ये हमारे स्किन को कलर देता है, बालों को कलर देता है, लेकिन ये जो मेलानिन है ये है क्या, इसके बारे में भी जान लेते हैं। सो इट इज अ सब्सटेंस, ये एक तरीके का सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में, दैट प्रोड्यूस्ड हेयर, जो कि बाल को प्रोड्यूस करता है, दैट प्रोड्यूस्ड हेयर, आई एंड स्किन पिगमेंटेशन। हमारे बालों का जो कलर होता है वो हमारी बॉडी के मेलानिन पर डिपेंड करता है। हमारी आंखों का जो कलर होता है ना, बोलते हैं ना किसी की आंखें भूरी होती हैं, यानी कि मेलानिन कम प्रोड्यूस हुआ है, किसी की आंखें ब्लैक होती हैं, जितना होना चाहिए उतना हुआ है, या जैसे कि हमारी स्किन का जो कलर होता है, राइट। और ये बहुत ज़्यादा सन के ऊपर भी डिपेंड करता है, मतलब सन से भी हमें मिलता है, प्रोड्यूस होता है मेलानिन हमारी बॉडी में। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर क्या होता है, सन बाथ लिया जाता है, यानी धूप में बैठा जाता है, ठीक है। हमारे बालों का कलर, आंखों का कलर और हमारी स्किन को जो पिगमेंट देता है, जो कलर देता है, वो ये सब्सटेंस होता है जिसका नाम है मेलानिन, जो कि मेलनोसाइट्स कोशिकाओं के द्वारा बॉडी में प्रोड्यूस किया जाता है। और जब ये कोशिकाएं
डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और जब इस सब्सटेंस की उत्पत्ति होना, इसका उत्पादन होना हमारे शरीर में कम हो जाता है, बंद हो जाता है, तो बॉडी पर बीच बीच में डीपिगमेंटेटेड पैचेज आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे पैचेज जो कि जिनमें पिगमेंट नहीं होता है, मेलानिन नहीं होगा तो वाइट होंगे। सो कहीं पर वाइट है, कहीं पर ब्लैक है। मान लो कहीं पर स्किन है जहाँ मेलानिन है, ब्लैक दिखेगा, कहीं पर मेलानिन नहीं है तो वाइट दिखेगा। तो ये बड़ी अनइवन सी स्किन हो जाती है, देखने में बहुत ही अजीब सी ये लगती है। सो द मोर मेलानिन यू प्रोड्यूस, जितना ज़्यादा मेलानिन आप प्रोड्यूस करते हैं, द डार्कर योर आईज, हेयर एंड स्किन विल बी, उतना ही हमारी स्किन का कलर डार्क हो जाएगा, हमारी आंखों का कलर डार्क होगा, और उतना ही हमारे बालों का कलर भी डार्क होगा, जितना ज़्यादा मेलानिन हमारी बॉडी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है। दूसरी चीज़, द अमाउंट ऑफ मेलानिन इन योर बॉडी डिपेंड्स ऑन अ फ्यू डिफरेंट फैक्टर्स, यानी कि हमारी बॉडी में जो मेलानिन है उसकी जो मात्रा है, उसका जो अमाउंट है, कुछ फैक्टर्स के ऊपर ये निर्भर करता है, इंक्लूडिंग जेनेटिक्स, जैसे कि कुछ हमारे जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है, राइट। दूसरी, हाउ मच यू सन एक्सपोजर योर एस्ट्रल पॉपुलेशन हैड, एंड कितना ज़्यादा हमारे जो एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन थी, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उन्होंने अपने आप को सन को कितना एक्सपोज किया, धूप में वो लोग कितने रहे, उनके जेनेटिक्स चेंज हुए, जो हमारे अंदर ट्रांसफर हुए। ये कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे कि ये जो मेलानिन नाम का सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में डेवलप होता है, और इसका जो अमाउंट होता है वो डिपेंड करता है, राइट। इसी से रिलेटेड एक सवाल है यहाँ पर, उसके बारे में देख लेते हैं। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विटिलिगो। विटिलिगो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट हमारे सामने हैं, और जब हम यूपीएससी का एग्जाम दे रहे होते हैं या किसी भी एग्जाम में आप बैठो, हमारे लिए एक चीज जानना बहुत जरूरी हो जाता है, वो क्या है, ये जो लाइन होती है बीच में, यानी विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ये हमें पूछना है। क्योंकि कई बार पूछेगा कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है, कौन सा गलत नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट क्या है, इट इज ए क्रॉनिक skin disorder that occurs when melanocytes, the shell responsible for producing melanin and destroyed, right। बिल्कुल सही बात है, ये सही स्टेटमेंट है। सेकंड क्या है, this condition arise due to the malfunction on destruction of melanocytes, the shell responsible for producing melanin, the pigment that give skin its color। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर कौन सा होगा, 1 और 2, यानी कि बी हमारा आंसर होगा। यहाँ पर आंसर है बी। नेक्स्ट जो न्यूज है हमारी उसको देख लेते हैं, क्या है नेक्स्ट न्यूज। सो एक्सरसाइज नसीम अल बहर, एक्सरसाइज नसीम अल बहर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मुद्दा है, और विशेष तौर पर डिफेंस सिक्योरिटी की बात यहाँ पर हो रही है, डिफेंस सिक्योरिटी का ये इश्यू है। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आता है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको पब्लिश किया है, यानी कि पीआईबी की हमारी ये न्यूज है। ये जो न्यूज है हमारी वो है पीआईबी की। ठीक है। सो आगे देख लेते हैं, इंडियन नेवल यानी इंडियन नेवी रॉयल नेवी ऑफ ओमान मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज है ना, देखो जब आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करोगे, आप देखोगे उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज के बारे में भी पूछता है। ठीक है। सो एक्सरसाइज भी करना हमारे लिए जरूरी है। अब ये जो एक्सरसाइज है नसीम अल बहर, ये इंडियन नेवी एंड रॉयल नेवी ऑफ ओमान, दोनों की जो नेवी है, ओमान और भारत की नेवी मिलकर के एक्सरसाइज करती है, जिसका नाम है नसीम अल बहर, राइट। पीआईबी की न्यूज है। पीआईबी की फुल फॉर्म होती है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि एक सरकारी समाचार पत्र है, एक सरकारी न्यूज़पेपर है, राइट। एंड यहाँ पर हम देखेंगे एक चीज। सो आईएनएस Trikant and the Dornier Maritime Patrol Aircraft participate in Indo-Oman bilateral naval exercise। ये एक bilateral naval exercise है, इसका नाम है नसीम अल बहर। bilateral का मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों देशों की नेवी शामिल हैं। क्लियर। एंड द नेवी ऑफ ओमान वेसल्स अल शीब ऑफ गोवा फ्रॉम 13 to 18 अक्टूबर 2024, राइट। अभी ये देखो पोस्टेड कब हुआ है, 20 अक्टूबर को पोस्टेड हुआ, अभी की न्यूज है ये, रिसेंट, इसी वीक के चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूज। अब हम यहाँ इसका, चूंकि ये जो एक्सरसाइज है नसीम अल बहर, ये तो हमेशा होती है, बट अभी ये चर्चा में क्यों है, वो मुद्दा है यहाँ पर। सो रिसेंटली आईएनएस त्रिकंत एंड द डोर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट
पार्टिसिपेटेड इन द इंडो ओमान बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है नसीम अल बहर। कहाँ पर हुई है? गोवा में हुई है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, जब बात नसीम अल बहर की आती है, मान लो नसीम, जब बात आती है नसीम अल बहर, राइट, सो ये जो एक्सरसाइज है नसीम अल बहर, ये इंडिया प्लस ओमान, ये दोनों देशों के बीच हुई है। और ये कहां पर हुई है? हेल्ड इन गोवा, गोवा में हुई है ना? कहां पर हुई है? गोवा में, यानी कि भारत में हुई है। ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है यहाँ पर। सो आगे देख लेते हैं, ये जो एक्सरसाइज है नसीम अल बहर, इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। इट इज अ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ओमान, यानी कि ये नेवी एक्सरसाइज है। ये भी पता है, कई बार ऐसे पूछता है कि ये आर्मी एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस प्रकार की। सो ये नेवल एक्सरसाइज है, दोनों देशों की, भारत और ओमान की, दोनों देशों की नेवी मिलकर के ये प्रैक्टिस करती है, अभ्यास करती है, एक्सरसाइज करती है, जो कि एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। इसमें इंडिया, भारत और ओमान दोनों देशों की नेवी शामिल हुई है। गोवा में हुई है ये एक्सरसाइज, और इसका नाम है नसीम अल बहर, राइट। एंड इट वाज इनिशिएटेड इन 1939, यानी जो एक्सरसाइज है 1993 से हो रही है, 1993 में ये शुरू हुई थी। एंड सिंबॉलिकली द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज, और ये दर्शाता है कि इन दो देशों के बीच में जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है वो अच्छा है, ठीक है। एंड ओमान इज द फर्स्ट कंट्री इन द गल्फ ऑफ कॉपरेशन जीसीसी विच हैज बीन कंडक्टिंग बायलैटरल एक्सरसाइज विद इंडिया जॉइंटली, यानी कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, द गल्फ कॉरपोरेशन ऑफ काउंसिल है, जो द गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है, जीसीसी जिसको बोला जाता है, जीसीसी का ओमान पहला ऐसा देश है जो भारत के साथ मिल करके बायलेटरल जॉइंटली एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज करता है। और इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? नसीम अल बहर। मैं बार बार नाम ले रही हूँ एक्सरसाइज का, ताकि आपको क्लास करते करते ये एक्सरसाइज याद हो जाए, है ना। ध्यान रखिएगा ये चीज़, क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना, तो जितने पॉइंट्स क्लियर होंगे, जो बिल्कुल फिक्स होंगे, हमें पता यही है इसका, वही देखो, मेरिट में आने में और ना आने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जो 15 से 16 हजार बच्चों का प्रीलिम्स निकलता है ना, वहां पर कंपटीशन होता है, लेकिन उसके बाद जब आप मेंस में जाते हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और जितना ज़्यादा क्लियर कंटेंट आपके माइंड में होगा, आप उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, ठीक है। एंड और ये कब होगा? जब जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे। एक चीज़ चलती है इसमें कि बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना है, जितना भी लिमिटेड सोर्सेज से पढ़ना है, बहुत बार पढ़ना है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, अपने कॉम्प्रिहेंशन को अच्छा करना है, समझने के लेवल को अच्छा करना है आपको, ठीक है। एंड द एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड इन 2 phases, ये जो एक्सरसाइज है ये 2 फेज में कंडक्ट हुई है, विद द हार्बर फेज फॉलोड बाय द सी फेज, राइट। एक कौन सा है? एक है यहाँ पर हार्बर फेज, जो कि सी फेज के द्वारा फॉलो किया गया है। अब इसका हम सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, महत्व देख लेते हैं क्या है। सो द एक्सरसाइज हेल्प स्ट्रेंथन इन इंटरपोलिटरी एंड द इनहेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स बेस्ट प्रैक्टिस, राइट। यानी ये जो एक्सरसाइज है, इसने किस चीज में मदद की है? इसने मदद की है इंट्रोपैरेबिलिटी एंड इनहेंस करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को, एक दूसरे के अभ्यास को समझने में इसने बहुत मदद की। अब देखो, जब दो लोग आपस में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मान लो भारत की जो नेवल एक्सरसाइज है, जब वो ओमान की नेवल एक्सरसाइज के साथ प्रैक्टिस कर रही है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, हम जॉइंटली किस किस चीज के साथ और फाइट कर सकते हैं, या कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमारे अंदर कम है, जो इनके पास है, जिसको हम अपनी चीज़ शामिल कर सकते हैं, राइट। इसीलिए ये अभ्यास किए जाते हैं। आगे देख लेते हैं। सो अभी हमने पीछे बात की थी, जब हम इस एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे थे, कि आईएनएस त्रिकंठ, है ना। ये सो है क्या आईएनएस त्रिकंठ? सो आईएनएस त्रिकंठ इज अ फ्रंट लाइन फ्रेट इक्विप्ड विद अ वर्सटाइल रेंज ऑफ वेपन एंड सेंसर्स, यानी कि ये जो त्रिकंठ है, ये एक फ्रंट लाइन फ्रेट इक्विप्ड वेसल है, जहाज है, ठीक है, जिसमें कि वेपन सेंसर्स लगे हुए हैं। एंड दिस शिप इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन नेवीज वेस्टर्न फ्लीट, और ये जो शिप है, ये
इंडियन नेवी के वेस्टर्न फ्लीट का पार्ट है, बेस्ड इन मुंबई। कहाँ पर है? मुंबई में है, क्योंकि वेस्टर्न फ्लीट का पार्ट है। एंड इट बिलोंग्स टू तलवार क्लास ऑफ गाइडेड मिसाइल। और जो INS त्रिकंद है ये तलवार क्लास से रिलेटेड है, यानी कि ये किससे बिलोंग करता है? तलवार क्लास का जहाज है, ये शिप है। सो कई बार तो क्लास भी पूछ लेता है कि कौन सा तलवार क्लास का है, त्रिवेणी का है ना। आपको इनके बारे में पता होगा। धीरे धीरे हम लोग एक्सरसाइज ये सारी चीजें करते रहेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी अपने एग्जाम के टुवार्ड्स, बिल्कुल जो हमारे एग्जाम की अप्रोच होती है प्रीलिम्स की, उससे रिलेटेड यहाँ पर मिलती रहेंगी, राइट। आगे देख लेते हैं। अब इसी से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एक्सरसाइज नसीम अल बहर। नसीम अल बहर जो एक्सरसाइज है, जो अभ्यास है, उसी से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, और इनमें से देखना यह है कि कौन सा या कौन से स्टेटमेंट हमारे सही है या सही है। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ये देखना है हमें। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ओमान। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। भारत और ओमान के बीच में ये दोनों देशों की नेवियों के द्वारा होने वाली बायलेटरल जॉइंट एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि इट वाज इनिशिएटेड इन 1993, यानी कि ये 1993 में इनिशिएट किया गया था। एंड सिंबलाइजेस द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। दो देशों के बीच में ये जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करता है, जो ये बायलेटरल एक्सरसाइज है अल नसीम अल बहर, जो कि ओमान और भारत के बीच में होती है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आंसर होगा 1 और 2, यानी कि आंसर कौन सा होगा? सी हमारा यहाँ पर आंसर होगा, बिल्कुल। आगे हम देख लेते हैं। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर वो है द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024, यानी कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 क्या है? अगेन प्रेम साइंस एंड टेक की न्यूज है। और ये जो न्यूज है, चूंकि यहाँ पर एनर्जी वर्ड आया तो ये एनर्जी से रिलेटेड, ऊर्जा से रिलेटेड हमारा न्यूज है। और देखो ये आपके ना ज्योग्राफी में भी काम आएगा, क्योंकि आपको पता है जो एनर्जी टॉपिक है आपका ज्योग्राफी में भी है ना। हम पढ़ते हैं ना एनर्जी वहां पर, राइट। जब हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार की डिफरेंट टाइप्स की। सो ये ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों ही सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका न्यूज है। हिंदुस्तान टाइम्स की ये न्यूज है। आगे देख लेते हैं क्या है। इंडिया फेसेस हाई इंक्रीज इन एनर्जी डिमांड ओवर नेक्स्ट डेकेड्स, यानी कि आने वाले दशकों में होगा क्या कि भारत की जो एनर्जी डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और वजह आपको पता है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज़रूरतें बढ़ रही हैं, राइट। सो इंडिया विच वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन 2023, यानी कि भारत जो कि 2023 में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था, with output increasing by 7.8% on its track to become the third largest economy in the world by 2028, यानी 2028 तक इसी रेट से बढ़ने के साथ भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। कब तक? 2028 तक। और 23 में बहुत तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी थी इंडिया। आगे देख लेते हैं इसको हम लोग। अभी चर्चा में क्यों है एनर्जी? सो इंडिया इज पोइज्ड टू फेस a higher increase in energy demand than any other country over the next decades according to the World Energy Outlook 2024, यानी कि अभी क्या हुआ है, विश्व स्तर पर एक एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है जो कि 2030 में की गई है। और इसमें ये निकल करके सामने आया है कि आने वाले कुछ दशकों तक भारत की जो एनर्जी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, मतलब सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली है। दूसरी चीज़ क्या निकल करके आई है कि 2023 में इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था। 2023 में भारत सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था थी, जिसे कि 2028 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। ये किसने? द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2024 में आया। और इसी में ये कहा गया है कि आने वाले दशकों में भारत की जो एनर्जी डिमांड्स होंगी वो हाईएस्ट होंगी, विश्व में सबसे ज्यादा होंगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सो द अबाउट वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 ये है क्या? वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सो इट इज एन एनुअल रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। देखो जो वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट है, पहली बात तो ये एक एनुअल रिपोर्ट है, यानी कि ये एक वार्षिक रिपोर्ट है, राइट। ये एक वार्षिक रिपोर्ट है। दूसरी बात, इसको जारी कौन करता है? तो पब्लिश्ड बाय
कौन जारी करता है? पब्लिश्ड बाय आईईए। आईईए क्या है? आईईए है द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, राइट। द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके द्वारा पब्लिश की जाती है जो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट है, एंड इट इज द मोस्ट अथॉरिटेटिव ग्लोबल सोर्स ऑफ एनर्जी एनालिसिस एंड प्रोजेक्शंस। यानी कि जो एनर्जी के क्षेत्र में एनुअल एनालिसिस एंड प्रोजेक्शन करता है, इस क्षेत्र में ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ये बहुत अथॉरिटेटिव एंड ऑथेंटिक रिपोर्ट है, एंड इट डिफाइंस एंड एक्सप्लोर द बिगेस्ट ट्रेंड इन एनर्जी and demand and supply, as well what they means for energy security, emissions and the economic development, right। आगे देख लेते हैं। अभी हम देखेंगे इसके हाइलाइट्स क्या है। जो ये वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट, एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी हुई है 2024 की, इसके हाइलाइट्स क्या है वर्ल्ड लेवल पर, पहले वो देख लेते हैं। सो प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन करंट पॉलिसी सेटिंग इंडिकेट्स दैट द वर्ल्ड इज एंटरिंग इन अ न्यू एनर्जी कॉन्टेक्स्ट एंड मार्क्ड बाय द persistent geopolitical hazards, but also an abundance of various fuel and technologies, right। And this include a surplus of oil, liquefied natural gases यानी कि LNG expected in the second half of 2020, and alongside a significant increase in the manufacturing capacity of a key clean energy technology। अब हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि द रिपोर्ट फाइंड्स दैट द लो एमिशन एनर्जी, यानी इस रिपोर्ट ने ये फाइंड आउट किया है कि जो लो एमिशन एनर्जी सोर्सेस हैं आर सेट टू जनरेट द मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी बाय 2030। जो लो एमिशन एनर्जी रिसोर्सेज हैं ये 2023 तक विश्व की जितनी इलेक्ट्रिसिटी क्षमता है उसका आधा जनरेट करेंगे, एंड मीनवाइल डिमांड फॉर कोल ऑयल गैस इज एक्सपेक्टेड टू पीक बाय एंड ऑफ दिस डेकेड्स। और इस दशक के अंत तक कोयला की जो डिमांड होगी वो पीक पर होगी, क्योंकि जो लो एमिशन एनर्जी सोर्सेज हैं वो तो जितने डिमांड है उसका आधा ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, आधा ही जनरेट कर रहे हैं। इसीलिए ऐसा कोयला की जो डिमांड है, कोल की जो डिमांड है, वो इस दशक के अंत तक बहुत ज़्यादा होगी, पीक पर होगी, राइट। एंड ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड टू एक्सलरेट फर्दर एंड एडिंग द इक्विवेलेंट ऑफ Japan's annual electricity consumption and global use each year। अब हम यहाँ पर कुछ वो हाइलाइट्स देखेंगे जो भारत से रिलेटेड हैं। जो ये द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी हुई है, जो कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जारी की जाती है, इसने भारत से रिलेटेड क्या हाईलाइट किया है उनके बारे में देख लेते हैं। सो India is poised to face a higher increase in energy demand than any other country over the next decades, mainly because of its size and the scale of rising demand and from all sectors। ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टेट पॉलिसीज स्नैरियो, जिसको स्टेप्स बोला जाता है, यानी ये है स्टेटेड पॉलिसी स्नैरियो, एंड इंडिया इज ऑन ट्रैक टू add over 12,000 cars daily to its road over the period of 2035। 2035 तक भारत रोजाना 12,000 कार को अपने रोड पर ऐड कर रहा है। और ये किसने बताया है, किसने जारी किया है? ये क्या स्टेटेड पॉलिसीज स्नैरियो यानी कि स्टेप्स ने ये बताया कि 2035 तक डेली बेसिस पे भारत में 12,000 गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, राइट। 12,000 गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, एंड बिल्ड अप स्पेस इज सेट टू इंक्रीज बाय ओवर 1 बिलियन स्क्वायर मीटर एनुअली, एंड दिस इज लार्जर देन टोटल बिल्ड स्पेस इन कहां पर? साउथ अफ्रीका। क्लियर। By 2035, iron and steel production are on track to grow by 70%, and the cement output is set to rise nearly by 55%। क्लियर। ये इंडिया से रिलेटेड हाइलाइट्स हैं। दूसरी चीज क्या है यहाँ पर? टोटल एनर्जी डिमांड इन इंडिया इज सेट टू इंक्रीज बाय नियरली 35% बाय 2035। 2035 तक भारत की लगभग 35% जो डिमांड होगी वो यहाँ पर बढ़ने वाली है, एंड द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी नियरली ट्रिपल टू कितनी? 1400 गीगावाट,
है ना। 1400 गीगावाट इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन क्षमता है वो यहाँ पर बढ़ने वाली है। एंड कोल इज सेट टू रिटेन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन एनर्जी मिक्स्ड इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट डेकेड्स, यानी अगले दशक तक भी भारत में जो कोयला है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहने वाली है। एंड विद कंट्री प्रोजेक्टेड एड अबाउट 60 गीगावाट्स ऑफ न्यू कोल फायर्ड पावर कैपेसिटी बाय 2023। ये भारत से रिलेटेड इनके हाइलाइट्स हैं। और अगर हम कोयला की बात करते हैं, कोल के बारे में बात करते हैं, सो कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय ओवर 15%, 15% तक जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कोयले के द्वारा वो बढ़ने वाली है। एंड कोल प्रोवाइडेड 40% ऑफ द एनर्जी यूज्ड इन इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, सीमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग इन 2023। Clear? By 2035, coal use in industry expected to grow by 50%। 2035 तक जो कोल इंडस्ट्री में यूज होने वाला जो कोयला है वो लगभग 50% तक बढ़ने वाला है। भारत की बात हो रही है कि भारत में 2035 तक इंडस्ट्रीज में, उद्योग धंधों में होने वाले कोयले की जो मात्रा है वो 50% तक बढ़ने वाली है। तो अभी कोयले की डिमांड आने वाले दशक में भी रहने वाली है ना। और ये किसने एस्टिमेट लगाया है? ये लगाया है द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट ने। अब हम यहाँ पर हमने देखा था कि जो द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी की है और इसको जारी करता है IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। सो अभी ये देख लेते हैं कि जो एजेंसी है ये है क्या। इट इज़ एन ऑटोनमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये एक स्वायत्त अंतर सरकारी संस्थान है, संगठन है, स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है, स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है ये, राइट। ये एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। एंड विद इन द OCED फ्रेमवर्क, OCED फ्रेमवर्क के तहत, and it works with the government and industry to shape a secure sustainable energy future for all। जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ये क्या करती है, ये विभिन्न सरकारों, अलग अलग देश की सरकारों और उद्योगों, इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर के देश के सभी के फ्यूचर के लिए एनर्जी की जो सस्टेनेबल सिक्योर शेप है उसको ये प्रदान करती है। एंड इट इज़ फाउंडेड इन 1974। IEA कब फाउंड की गई थी? 1974 में। क्यों? टू एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ ऑयल सप्लाई, ऑयल की सप्लाई को सिक्योर करने के लिए, इसीलिए बोला गया OECD की जो OECD है ये भी क्या करते हैं? ऑयल सप्लायर हैं, है ना। आगे देख लेते हैं। सो इट वाज क्रिएटेड इन रिस्पॉन्स टू 1973-74 ऑयल क्राइसिस। इस समय पर क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा ऑयल क्राइसिस हुआ था। व्हेन ऑयल एम्बाइडेड बाय मेजर प्रोड्यूसर पुश प्राइसिंग टू हिस्टोरिकल लेवल, इन्होंने ऑयल्स के जो प्राइस थे उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। एंड एक्सपोज्ड द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री टू डिपेंडेंसी ऑन ऑयल इंपोर्ट। और इन्होंने उस समय पर क्या किया कि ऑयल इंपोर्ट पर कितना ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज हैं वो रिलाय हैं, डिपेंडेंट हैं, इस वल्नरेबिलिटी को इनको शो कर दिया था, एक्सपोज कर दिया था। एंड इट कंसिस्ट 31 मेंबर। जो IEA है इसके 31 मेंबर कंट्रीज हैं, 11 एसोसिएटेड मेंबर हैं, और इसके 11 कैसे एसोसिएटेड मेंबर हैं, राइट। एसोसिएटेड मेंबर हैं। अब इससे रिलेटेड एक सवाल है उसके बारे में जान लेते हैं, देख लेते हैं। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2024। दो स्टेटमेंट हमारे पास हैं एंड विच स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। क्या करना है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है उसका चुनाव करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इट इज़ एन एनुअल रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, यानी ये एक वार्षिक रिपोर्ट है जो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा पब्लिश की जाती है। सही स्टेटमेंट है। इट इज़ एन अथॉरिटेटिव ग्लोबल सोर्स ऑफ एनर्जी एनालिसिस एंड प्रोजेक्शन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो आंसर कौन सा होगा? सी। आंसर होगा हमारे यहाँ पर सी। आगे देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर वो है ब्राउन ड्वार्फ। ब्राउन ड्वार्फ क्या है? प्रीलिम्स का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारा न्यूज है। और इसमें भी अगर हम ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो ये हमारा स्पेस का रिलेटेड न्यूज़ पड़ेगा, राइट। इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज है। सो अ ब्राउन ड्वार्फ डिस्कवर्ड 30 ईयर एगो इज एक्चुअली ट्विन्स सर्कलिंग ईच अदर, राइट। आगे देख लेते हैं कि अभी यानी 30 साल पहले जब ये डिस्कवर हुआ था तो अभी चर्चा में क्यों है ये जानना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। सो साइंटिस्ट हैव पजल्ड ओवर द ऑब्जेक्ट नोन एज गिलीस
229b, यानी क्या नाम दिया गया है, इस ऑब्जेक्ट को नाम दिया गया था 22LB एंड द फर्स्ट नोन ब्राउन ड्वार्फ, और पहला ये जानने वाला ब्राउन ड्वार्फ था डिस्कवर्ड 30 ईयर्स अगो, जो कि 30 साल पहले इसको डिस्कवर किया गया था, इज एक्चुअली ए ट्विन ऑर्बिटिंग ईच अदर। क्या था, ये ट्विन ऑर्बिट करते थे, एक दूसरे की परिक्रमा करते थे ऑर्बिट में। कौन से, ड्वार्फ था और गैलिसन 229b। ब्राउन ड्वार्फ क्या है, सो ब्राउन ड्वार्फ जो है वो, ब्राउन ड्वार्फ आर समटाइम्स कॉल्ड फेल्ड स्टार्स, यानी कि जो ब्राउन ड्वार्फ है कभी कभी ये फेल्ड स्टार्स के रूप में जाना जाता है, बिकॉज दे आर लाइटर देन स्टार्स, यानी कि ये जो है ना वो स्टार से भी ज्यादा चमकीला है, बट हैवियर देन गैस जाइंट प्लैनेट्स, लेकिन ये ज्यादा भारी है गैस जाइंट प्लैनेट से भी। इसके फीचर्स क्या हैं, सो दीज ऑब्जेक्ट्स हैव अ साइज बिटवीन दैट ऑफ अ जाइंट प्लैनेट, इसका जो साइज है ना वो बहुत ज्यादा है, लाइक जुपिटर एंड दैट ऑफ अ स्मॉल स्टार, जुपिटर की तरह इसका साइज है ना। एंड ब्राउन ड्वार्फ एक्यूमुलेट मटेरियल लाइक अ स्टार नॉट लाइक अ प्लेनेट, और इसके पास जो मटेरियल इसने एक्यूमुलेट किया है, जो मटेरियल संचय किया है, वो एक स्टार की तरह है, वो प्लेनेट की तरह नहीं है। सो चमकता है, ग्रह तो चमकते नहीं है ना। सो ये स्टार हो गया अगर चमकता है तो, लाइटर है, दूसरी बात हैवियर है, लेकिन जो मटेरियल है वो कैसा है, इसका मटेरियल इतना ज्यादा है जैसे कि प्लैनेट्स के पास होता है, उतना साइज है इसका। आगे देख लेते हैं, सो दे कैन ऑल्सो हैव क्लाउड मेड आउट एंड precipitation इन देयर एटमॉस्फेयर, हाउएवर व्हाइल वी हैव वाटर क्लाउड्स ऑन अर्थ, हमारे पास वाटर क्लाउड्स होते हैं, एंड द क्लाउड्स ऑन ब्राउन ड्वार्फ आर मच हॉटर एंड लाइकली मेड अप ऑफ हॉट सिलिकेट पार्टिकल्स। जो ब्राउन ड्वार्फ है वहाँ पर जो क्लाउड्स होते हैं वो हॉट सिलिकेट के होते हैं, हमारे यहाँ पर पानी के क्लाउड्स होते हैं, हवाएं जो होती हैं वो पानी को लेकर के ऊपर उठती हैं जिससे बादल बनते हैं, राइट। So they do not have enough mass of their course or to burn nuclear fuel and the radiate sunlight, यानी कि इनके पास they do not have enough mass of their core to burn, कोर को बर्न करने के लिए ज़्यादा मास नहीं होता है, न्यूक्लियर फ्यूल नहीं होता है, जो कि ये क्या होता है फिर, स्टार लाइट को रेडिएट करते हैं, एंड दिस इज वाई दे आर समटाइम्स रेफर टू एज फेल्ड स्टार्स, और इसीलिए कभी कभी इनको फेल्ड स्टार भी कहा जाता है। एंड द डिफरेंस बिटवीन ब्राउन ड्वार्फ एंड स्टार्स इज दैट अनलाइक स्टार्स, brown dwarf do not reach stable and the luminosities by the thermonuclear fusions or the normal hydrogen. So both stars and brown dwarf are produce energy by fusion, किसके द्वारा, फ्यूजन के द्वारा, ऑफ डेक्टोरियम और रेयर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन का एक रेयर आइसोटोप होता है इन देयर फर्स्ट फ्यू मिलियन ईयर। अब हम ये देखेंगे ये जो ड्यूटेरियम होता है ये क्या होता है, ड्यूटेरियम जो हाइड्रोजन का एक रेयर आइसोटोप होता है ये है क्या, सो इट इज अ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ये एक आइसोटोप है, ये हमें यहाँ से पता चल गया किस प्रकार का रेयर आइसोटोप है, एंड विद न्यूक्लियस कंसिस्टिंग ऑफ 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, और इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, विच इज डबल द मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, यानी कि 1 प्रोटॉन, एंड ड्यूटेरियम हैज एन एटॉमिक वेट, इसका जो एटॉमिक वेट है वो कितना है 2.014, यानी कि 2.014 है, राइट, ये इसका वेट है। अब हम इससे रिलेटेड सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगेन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्राउन ड्वार्फ, दो स्टेटमेंट हमारे पास है, करना क्या है, विच स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है उसका चुनाव करना है। सो ब्राउन ड्वार्फ आर समटाइम्स कॉल्ड फेल्ड स्टार्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहाँ तक, बिकॉज दे आर लाइटर देन स्टार्स, स्टार्स से ज्यादा लाइटर है, एंड बट हैवियर देन गैस जाइंट प्लैनेट्स, राइट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दीज ऑब्जेक्ट्स हैव अ साइज बिटवीन दैट a giant planet like Jupiter and that of a small star, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी। तो आंसर हमारा होगा फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि सी आंसर होगा। आंसर कौन सा होगा, सी, सी हमारा आंसर है, राइट। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर वो है INS समर्थक।
आईएनएस समर्थक क्या है? अगेन साइंस एंड टेक में डिफेंस एंड सिक्योरिटी वाला हमारा ये मुद्दा है, पोर्शन है। सो टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, क्या न्यूज है देख लेते हैं। लार्सन एंड टर्बो रिसेंटली लॉन्च द आईएनएस समर्थक, अ मल्टीपर्पज वेसल फॉर इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के लिए एक बहुउद्देशीय वेसल है, शिप है, जहाज है, ठीक है। सो क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, अबाउट आईएनएस समर्थक के बारे में। क्या है ये? पहली बात तो इट इज अ फर्स्ट ऑफ टू मल्टीपर्पज वेसल, यानी कि ये एक पहला टू मल्टीपर्पज वेसल, दो में से पहला है फॉर द इंडियन नेवी, इंडियन नेवी के लिए। एंड द वेसल वाज डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड इन हाउस बाय द लार्सन एंड टर्बो, यानी एल&टी जो कंपनी है उसने इसको बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है शिपयार्ड एट कोटुपल्ली। कहाँ पर? कोटुपल्ली में। एंड अलाइंग टू द सेंटर्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड द आत्मनिर्भर विजन। भारत सरकार ने एक विजन चलाया था, आत्मनिर्भर विजन या मेक इन इंडिया, उसी के थ्रू बनाया गया है आईएनएस समर्थक, राइट। एंड इट इज हाईली स्पेशलाइज्ड मल्टी रोल प्लेटफॉर्म designed to support the development and testing of next generation weapons and sensor for the Indian Navy. आगे देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। सो इट विल ऑल्सो परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ अदर फंक्शंस लाइक इंक्लूडिंग मैरीटाइम सर्विलेंस, पेट्रोलिंग भी ये करेगा, एंड लॉन्चिंग द रिकवरिंग सरफेस एंड एरियल टारगेट्स को भी ये टारगेट करेगा, राइट। एंड प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, अगर मान लो कभी आवश्यकता होती है, कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, प्राकृतिक आपदा होती है, तो उसमें ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगा। एंड कॉम्बेटिंग सी पोल्यूशन, और जो समुद्री प्रदूषण है, जो सी पोल्यूशन है, उससे भी लड़ने में मदद करेगा, राइट। सो इट मेजर्स 107 मीटर्स इन लेंथ एंड 18.6 मीटर इन विथ। इसकी जो विथ है वो है 18.6 एंड इसकी जो लंबाई है वो है 107 मीटर। हैज ए डिस्प्लेसमेंट ओवर द 3750 टन। इसका जो वजन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना है? 3750 टन है। एंड द वेसल कैन अचीव अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 15 नॉट। जो समरकंद है इसकी जो स्पीड है मैक्सिमम वो 15 नॉटिकल माइल होगी। 15, आपको पता है जो समुद्री डिस्टेंस होती है उसको किस में मापा जाता है? नॉटिकल माइल्स में, राइट। सो मैक्सिमम स्पीड की 15 नॉट होगी। आगे देख लेते हैं, अभी हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सो एल&टी क्या है? एल&टी कोटुपल्ली शिपयार्ड इज लोकेटेड इन एन्नोर। कहाँ पर है? एन्नोर में लोकेटेड है, अबाउट 45 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ चेन्नई एंड तमिलनाडु, clear. And it is one of the most advanced shipbuilding and ship repair facility in India and is equipped with ship lift, dry berth and the wet berth, and concurrently undertake a new build construction and the repair. In addition to building a 2 MPKVK, Kotupalli shipyard is currently constructing, यहाँ पर आप देखेंगे 3 cadet training ship हैं and 6 other defense vessels for Indian Navy and under the public private partnership model। जो PPP मॉडल होता है, PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये होती है, राइट। सो द यार्ड इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द रिपेयर ऑफ यूएस नेवल शिप जिसका नाम है चार्लीज ड्रू अंडर अ मास्टरशिप रिपेयर एग्रीमेंट विद द यूएस नेवी। यानी कि जो शिप है यहाँ पर यूएस नेवी का भी एक शिप को रिपेयर किया गया है। तो ये बहुत ही एक मॉडर्न शिप यार्ड है जो कि शिप की रिपेयर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है। एंड इसी से रिलेटेड हमारा एक सवाल है, उसको देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आईएनएस समर्थक। इसके 2 स्टेटमेंट हैं एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। क्या करना है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है उसके बारे में हमें देखना है। सो इट इज द फर्स्ट ऑफ 2 मल्टीपर्पज वेसल्स एंड फॉर इंडियन नेवी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है? द वेसल वाज डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड इन हाउस बाय द लार्सन एंड टर्बो शिपयार्ड एट कोटुपल्ली। कहाँ पर है? अलाइन टू द सेंटर्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड द आत्मनिर्भर विजन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमने अभी आत्मनिर्भर विजन की बात की एंड मेक इन इंडिया विजन की बात की, ठीक है। मेक इन इंडिया ये भारत सरकार का एक योजना है, स्कीम है, इसके बारे में हमने बात की। सो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। आंसर कौन सा होगा? ए। आंसर होगा हमारा यहाँ पर ए। क्लियर? आगे देख लेते हैं। ओके, सो आज की हमारी जो क्लास थी वो हम यहीं तक रहने देते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक अपनी नेक्स्ट
क्लास में आप लोग अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ क्लासेस को करिए, रिवीजन करिए। पीडीएफ आप सबको मिल गया होगा, है ना? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको साइंस एंड टेक का पीडीएफ मिल गया है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप लोग रेगुलर रहोगे, देखो मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ ये चीज़, होता क्या है कि जब आप यूपीएससी में एंटर करते हो ना, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, ठीक है? आपको पूरा टाइम यहाँ पर देना होता है, आपकी पूरी फ्रेंड सब कुछ आपका साइड हो जाता है। सो जब आप इतनी सारी चीज़ें, इतना बड़ा रिस्क लाइफ में ले रहे हो कि आप यूपीएससी की फील्ड में जा रहे हो, यूपीएससी एस्पिरेंट की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सो आपको करना क्या है कि कंसिस्टेंसी रखनी है। जब आपको इतना अच्छा मटेरियल मिल रहा है, आपको प्रीलिम्स फोकस्ड एक वन स्टॉप सोल्यूशन जब एक जगह से मिल रहा है, तो उसमें कंसिस्टेंसी रखो, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो। दूसरी बात क्या है, करंट अफेयर आपको यहाँ से मिल रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, उनके नोट्स बनाते रहो। डिटेल में पीडीएफ आपको मिल जा रही है, तो डिटेल में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, पीडीएफ को रिवाइज करो बार बार, लेकिन आपको पॉइंट कर लेना है। अपने एक छोटी सी डायरी लो, उसमें सारे पॉइंट्स मेंशन करो कि क्या क्या पॉइंट्स हमारे पूरे कवर हो चुके हैं। और जब 4-5 महीने हमको ये करते हुए हो जाएंगे ना, फिर एक बार देखना कि हमारे पास कितने पॉइंट्स हो चुके हैं। और डिटेल्ड आपके पास पीडीएफ है ही उससे रिलेटेड, और बार बार पढ़ते रहो, सारे करंट अफेयर उसी के अंदर से आएंगे आपके, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है कि आप अपने जो पीवाईक्यूज हैं उनको बार बार करते रहो, सॉल्व करते रहो और सिलेबस देखते रहो, ठीक है? अगेन मैं कहूँगी कंसिस्टेंसी रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? बहुत टाइम नहीं होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि अभी प्रीलिम्स का बहुत टाइम है, ऐसे ही आ जाता है, पता भी नहीं चलता। क्योंकि केवल प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई नहीं करनी है ना, आपको मेंस के लिए भी पढ़ाई करनी है, आपको आंसर भी लिखने हैं, आपको कंटेंट तैयार करना है कि कैसे आंसर लिखोगे आप। सो आंसर राइटिंग करते रहो, और मेंस के लिए दूसरी चीज़ प्रीलिम्स की तैयारी करते रहो। सर्वाधार इनिशिएटिव आपको मिल रहा है, और सिविल स्टेप इंस्टीट्यूट आपके लिए एक और चीज़ यहाँ पर चला रहा है कि वो आपके यूपीएससी के लिए बैच स्टार्ट कर रहा है। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं, वो इंस्टीट्यूट में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच।